ठीक है। और पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस जो कि लेस कॉमन है, 2% चांसेस है। ये पीछे वाला एरिया कवर करेगा। ये आपको पता है, ये हमारा इक्वेटर आ रहा है सेंटर में, और आगे इंटीरियर पोर्शन है, पीछे पोस्टीरियर पोर्शन है, और ये पोस्टीरियर पोर्शन को इन्वॉल्व करेगा। ठीक है। इसके अंदर पेन और विजुअल इंपेयरमेंट बहुत देखने को मिल सकती है। ये भी डेंजरस है लेकिन लेस कॉमन है। इसमें पेन भी होगी, हमारे जो आईलिड्स हैं वो भी एडिमेटस होंगे, ठीक है, उनमें पानी भरा होगा, और साथ में प्रोप्टोसिस देखने को मिलेगी, आंखें बाहर की तरफ निकले होंगी, और ऑप्थेल्मोप्लेजिया भी हो सकता है। ऑप्थेल्मोप्लेजिया होता है कि आपको पता है, ये अगर हमारा आई बॉल है, ठीक है, इसके ऊपर से मतलब सप्लाई करें, नीचे से भी, साइडों से भी, लेटर्स से भी, ठीक है। सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस, ये 4 मसल्स है। ठीक है। वो मसल्स भी कमज़ोर हो सकते हैं। ठीक है। हमारी ओकुलर मूवमेंट ही नहीं रहेगी आई बॉल की, उसको हम कहेंगे ऑप्थेल्मोप्लेजिया हो सकता है। फिर यहाँ पे जो आप रेटिनोस्कोपी करोगे तो आपको क्या क्या साइंस देखने को मिलेगा। आपकी जो डिस्क है ना पीछे रेटिना की, वो स्वेल हो सकती है। ठीक है। या फिर एक्जुडेट फॉर्मेशन हो गया। आपको पता है ये स्क्लेरल लेयर है, ये हमारी कोरोइड है, और ये हमारा रेटिना, मिसाल के तौर पर लेयर बना रहा हूँ। अब इसकी इन्फ्लामेशन हो चुकी है, इस लेयर की इन्फ्लामेशन हो चुकी है। ये इन्फ्लामेशन होगी तो ये एक्जुडेट भी तो रिलीज़ करेगी ना, एक्जुडेट आएगा नीचे। ठीक है। एक्जुडेट इस लेयर में बढ़ता जाएगा, नीचे वाली लेयर में बढ़ता जा रहा है। अंदर एक तरह की सक्शन क्रिएट होती है आपकी आई बॉल के अंदर। सक्शन की वजह से जो हमारी नीचे वाली सबसे लेयर है ना, रेटिना लेयर है, ये डी अटैच हो सकती है कोरोइड लेयर से, तो उसको हम कहेंगे रेटिनल डी अटैच भी हो सकती है 80% केसेस के अंदर, या फिर कोरोइडल डी अटैचमेंट भी हो सकती है। कोरोइड के अंदर भी तो यहाँ पे सारा आ ही रहा है ना एक्जुडेट, जो कि इन्फ्लेमेटरी मटीरियल आ रहा है, तो वो एक तरह की डी अटैचमेंट का कोज भी बन सकता है। कोरोइड को भी डिटैच कर सकता है, लेकिन मोस्टली केसेस के अंदर रेटिनल डिटैचमेंट देखने को मिलेगी 80% केसेस के अंदर। और फिर मैकुला एक हमारा रीजन होता है पीछे, जो कॉर्निया उसके अंदर एक मैकुलर रीजन होता है, उसकी भी स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, उसका भी एडीमा देखने को मिल सकता है। और जो कोरोइडल लेयर हमारी, इसके फोल्ड देखने को मिलेंगे, वो भी हमें एडीमा की ही वजह से देखने को मिलेंगे, उसको हम कहेंगे कोरोइडल फोल्ड्स हैं। ठीक है। डायग्नोज किस बेस पे करना है, टी साइन है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ये करते हैं, बी स्कैन करते हैं, ठीक है, जिसको हम अल्ट्रासोनोग्राफी कह रहे होते हैं। जब वो हमारी आई प्रेजेंट करती है, उसके अंदर हमें टी साइन देखने को मिलता है। वो क्यों मिलता है मैं आपको बताता हूँ। या आपको पता है हमारी नॉर्मल आई है, ठीक है, आगे जो हमारा है सारा का सारा यहाँ पे हमारा बल्बर का निकटा है इसके ऊपर प्रेजेंट है, सामने वाली साइड पे जो हमें बाहर से आई नजर आ रही है, और पीछे वाली साइड पे टैनल्स कैप्सूल प्रेजेंट है। मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। पीछे वाली साइड पे, पोस्टीरियर साइड पे टैनल्स कैप्सूल, फ्रंट वाली साइड पे, मैं कलर चेंज से बना देता हूँ, फ्रंट वाली साइड पे आ गया हमारा बल्बर का निकटा है, और बैक साइड पे वाइट वाला हमारा आ गया टैनल्स कैप्सूल, या रेड कलर से बना लो आप, ये हमारा रेड कलर से आ गया टैनल्स कैप्सूल। इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है कि आपको पता है ये हमारा स्क्लेयर है, ठीक है, वाइट वाला स्क्लेयर है, मेरे ऊपर डायग्राम बता चुके हैं, वाइट वाला स्क्लेयर है, इसके ऊपर ही हमारा टैनल्स कैप्सूल प्रेजेंट है। एक्सुडेट जो फॉर्मेशन हो रही है वो नीचे भी जा रही है, कोरोइडल लेयर के अंदर भी जा रही है, और ऊपर भी जा रही है, टैनल कैप्सूल के नीचे भी जा रही है। टैनल कैप्सूल के नीचे एक्सुडेट फॉर्मेशन भरेगी तो टैनल कैप्सूल पीछे की तरफ मूव करेगा, पीछे की तरफ मूव करके, तो यहाँ पे एक्सुडेट भर गया हुआ है, ठीक है, ये सारा का सारा टैनल कैप्सूल पीछे की तरफ मूव कर गया हुआ है। तो हमें क्या साइन देखने को मिलेगा, टी साइन देखने को मिलेगा। वो कैसे हम प्रेजेंट करते हैं, ये हमारा लॉन्ग आर्म आ गया, ठीक है, और ये शॉर्ट आर्म आ गया। तो इस तरह का हमें टी साइन देखने को मिलता है बीटा स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी के ऊपर, तो हमें पता चल जाता है कि ये पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस है। ठीक है। और दूसरा टेस्ट इसका होता है हमारा सीटी स्कैन करते हैं, तो हमें पता चलता है ये पोस्टीरियर जो हमारा सारा का सारा स्क्लेरा है ना, इसकी स्वेलिंग देखने को मिलेगी हमें उस केस के अंदर। और उसके बाद हमारी आ जाएगी इन्वेस्टिगेशन मेनली हमने करनी है कि सिस्टेमिक जो डिसऑर्डर जा रहा है 50% केसेस, तो उसके साथ ही हमारा रिलेशन है। अगर हम सिस्टेमिक डिसऑर्डर पकड़ लेंगे, उसको ट्रीट कर लेंगे, तो पेशेंट खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। नॉर्मल आप सीबीसी करो, ठीक है, ईएसआर टेस्ट करो, और यूरिन एनालिसिस करो, और आप देखो कि कोई इम्यून कॉम्प्लेक्स बॉडी के अंदर घूम रहे हैं, ठीक है, जो कि हाइपर सेंसिटिव थर्ड रिएक्शन हो सकता है। ठीक है। उसके बाद सीरोलॉजिकल टेस्ट करो, आरए फैक्टर जो हमने पढ़े हुए हैं, रियोमेटाइड अर्थराइटिस के लिए टेस्ट करना है। ठीक है। फिर करो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी जो कि एना टेस्ट होता है, ठीक है, एसएलई फाइंड करने के लिए, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, या फिर एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंटीबॉडी टेस्ट जो होता है वो भी एसएलई के लिए होता है, वो करो। ठीक है। सारे सीरोलॉजिकल टेस्ट हैं। फिर अंका टेस्ट आ जाता है जो कि हम ऑटो इम्यून वास्कुलाइटिस के लिए करते हैं, जो कि हमने पढ़ा वैगनस ग्रैनुलोमेटोसिस, ठीक है, फिर पैन पढ़ा था जो पॉलीआर्थराइटिस नोडुला वगैरह, ठीक है, ये सारी वास्कुलाइटिस की कंडीशन है, उनके लिए हमने अंका टेस्ट करना होता है। फिर वीडीआरएलए या फिर एफटी एंटीबॉडी जो हम टेस्ट करते हैं सिफिलिस के लिए, ठीक है, सारी कंडीशन है सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, सबसे पहले उनको हमने फाइंड करना है। फिर ठीक है, फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के लिए हम टेस्ट करते हैं जो सार्कोइडोसिस को फाइंड आउट करता है। फिर चेस्ट एक्सरे वगैरह करेंगे या मॉन्टोक्स टेस्ट करेंगे ताकि टीबी फाइंड आउट हो सके, टीबी वगैरह तो नहीं चल रहा है पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद फिर इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती हैं, कॉम्प्लिकेशन कॉर्निया के ऊपर क्या आएंगे, कॉर्निया इन्वॉल्व करेगा तो कॉर्निया का स्ट्रोमल लेयर है, क्योंकि स्ट्रोमल लेयर इसकी भी इन्वॉल्व हो रही है स्क्लेरा की, उसकी स्ट्रोमल लेयर के इन्वॉल्व करके तो स्ट्रोमल केराटाइटिस कर सकता है, मतलब स्ट्रोमल लेयर कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन कर सकता है, या फिर स्क्लेरा की इन्फ्लेमेशन होगी साथ में कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन होगी, इसको हम कहेंगे स्क्लेरो केराटाइटिस हो सकता है, या फिर मार्जिनल
केराटोलाइसिस हो सकती है। मतलब आपको पता है हमारा लिम्बल एरिया है, ठीक है, यहीं पे हमारा स्क्लेरा और कोर्निया अटैच हो रहा है, ठीक है। अगर ये मार्जिनल एरिया को मेल्टिंग कर देगा, नेक्रोसिस हो जाएगी, ये मेल्ट हो जाएगा, तो दोनों चीज़ें अलग हो जाएंगी, इसको हम कहेंगे मार्जिनल केराटोलाइसिस होगी ये। फिर हमारा जो एंटीरियर यूवेटस है, आपको पता है मेरा एंटीरियर यूवेटस में आ रहा है आयरस आ रहा है, ठीक है, सिलियरी बॉडी आ रही है और पीछे क्रोइड आ रहा है, थोड़ा सा एरिया उसका। तो एंटीरियर यूवेटस की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, मतलब यूवेटस से पता चल ही रहा है कि आपको एंटीरियर यूवेटस हो रहा है, एंटीरियर यूवेल ट्रैक की इन्फ्लेमेशन हो रही है। फिर ग्लोकोमा देखेंगे, मिलता है ग्लोकोमा क्यों हो रहा है, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ट्रैबिकुलर मैशवर्क है ना, ट्रैबिकुलर मैशवर्क से हमारा जो फ्लूइड निकलता है, जो कि हमारा एक्वेस ह्यूमर है, जो एंटीरियर चैम्बर के अंदर है, वहाँ से फ्लूइड निकल के ट्रैबिकुलर मैशवर्क से होके हमारे स्क्लेरल लेयर के अंदर जाके फिर वीनस प्लेक्सिस के अंदर जा रहा होता है। तो स्क्लेरल लेयर की ही इन्फ्लेमेशन होगी तो वो वेसल्स को भी कंजेस्टेड कर देंगे, वेसल्स को कंप्रेस करेंगे, तो वो फ्लूइड ही निकल के जा ही नहीं सकेगा, इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो ग्लोकोमा की कंडीशन हो जाएगी। और कैटरेक्ट भी हो सकता है 7% केसेज के अंदर, जो कि धुंधला लेंस हो जाएगा हमारा। फिर इसका हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे। ट्रीटमेंट आपको पता है कि सिस्टेमिक डिजीज जो चल रही है उसको ट्रीट करो, आपका ट्रीटमेंट हो गया है। जो सिस्टेमिक डिसऑर्डर मैं आपको बता चुका हूँ, जिसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन इतनी ज़्यादा कर रहे थे, ठीक है। अगर साथ में कुछ कंडीशन चाह रही है, ग्लोकोमा वगैरह, कैटरेक्ट वगैरह, इसको टाइम पे डील करना है, वरना पेशेंट परमानेंटली ब्लाइंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारी आ जाएगी ट्रीटमेंट, टॉपिकल स्टीरॉयड दो, जो कि हर केस में काफ़ी मुफीद साबित होती है, आपको पता ही है। और फिर सिस्टेमिक नेचर देने हमने नॉन नेक्रोटाइजिंग, जो हमने टाइप्स पढ़ी, जो कि मोस्ट डेंजरस थी। उसके बाद सिस्टेमिक स्टीरॉयड देनी है जो नेक्रोटाइजिंग है, और दूसरी वाली कौन सी है, पोस्टीरियर सेक्रेटाइटिस, जो मैं अभी पढ़ा चुका हूँ आपको। फिर इम्यूनोस्प्रेसिव ड्रग उस केस में देनी, स्टीरॉयड मोस्टली हमारी काम में करें, तो फिर हम इम्यूनोस्प्रेसिव देते हैं, वो भी सिस्टेमिक दे दो, मोस्टली सिस्टेमिक होती हैं, ठीक है। फिर सब कंजेक्टिवल स्टीरॉयड भी दे सकते हैं, जो कि हमारी काफ़ी मुफीद है नेक्रोटाइजिंग और नॉन नेक्रोटाइजिंग के लिए। और फिर हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं एपिसेक्रेटिस और स्क्लेराइटिस की, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू वगैरह इसमें आ जाता होता है। एक तो हम देखेंगे तो मोस्ट कॉमन कौन सा है, एपिसेक्रेटिस है, स्क्लेराइटिस लेस कॉमन है, ठीक है। सडन ऑनसेट किसका होगा, एपिसेक्रेटिस का, इसका ग्रेजुअल ऑनसेट होगा, ठीक है। और इसके अंदर हमें कोई पेन नहीं देखने को मिलेगी, कोई थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्टेबल पेशेंट फील करेगा, लेकिन इसके अंदर माइल्ड टू स्वेयर पेन हो सकती है, ठीक है। और सिस्टेमिक एसोसिएशन इसका बहुत कम देखा गया, इसका सिस्टेमिक एसोसिएशन 50% केसेस में देखा गया है, ठीक है। अगर जब आप नोड्यूल को मूव करते हो तो इसमें मूवेबल नोड्यूल बन रहा होता है, इसके अंदर मूवेबल नोड्यूल नहीं होता, ठीक है। और इसके अंदर विजन मोस्टली केसेस में अनइफेक्टेड रहती है, विजन ठीक रहती है, मतलब रिकरेंट इन्फेक्शन थोड़ा बहुत होता रहता है, लेकिन इतना डेंजरस नहीं है, ये बहुत डेंजरस है, इसके अंदर विजन लॉस हो सकती है मोस्टली केसेस के अंदर, ठीक है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो हम करते नहीं, खुद ब खुद ही रिजॉल्व हो जाता है, वरना ट्रीटमेंट हम है इसका ट्रीटमेंट भी, लेकिन हम नॉर्मली करते नहीं है, क्योंकि खुद ब खुद ही रिजॉल्व हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट हमें चाहिए ही चाहिए। और जब हम फिनाइलेफिनेफ्रिन डाल रहे थे 2.5%, तो इसमें ब्लैंचिंग हो रही थी, वो उसी टाइम रिजॉल्व हो रहा था, ठीक है। और इसमें कोई रिजॉल्विंग नहीं आएगी, यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसकी कॉम्प्लिकेशन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कोर्निया पे क्या आ रही है, एंटीरियर यूवेटिस आ रहा है, ग्लोकोमा आ रहा है, कैटरेक्ट आ रहा है।